अभियुक्त पर धारा 294 अल्प विराम 327 अल्प विराम 506 भाग 2 भारतीय दंड संहिता के अधीन आरोप है कि उसने उक्त दिनांक को समय सुबह करीब 8 बजे लोक स्थान पर फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां देकर फरियादी तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा उक्त दिनांक अल्प विराम समय व स्थान पर फरियादी से 1000 रुपये उद्यापन करने के लिए फरियादी को सख्त वस्तु से मार पीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अवित्रास कारित किया तथा अभियुक्त पर धारा 323 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता का आरोप है। पूर्णराम प्रकरण में फरियादी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो फरियादी के साक्ष्य की विश्वसनीयता को खंडित करता हो। पूर्णराम बचाव साक्ष्य की ओर से अभियुक्त परीक्षण के समय कोई बचाव न लेकर यह व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, परंतु फरियादी द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने का कोई समुचित कारण न तो अभियुक्त परीक्षण के समय बताया गया है और न ही उक्त संबंध में कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत की है। पूर्णराम फरियादी द्वारा घटना की अपने साक्ष्य में पूर्ण रूप से पुष्टि की है जिन पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है। पूर्णराम प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पूर्णराम अतः दंड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय लेखन थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है। पूर्णराम प्रचेन दंड के प्रश्न पर आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है तथा प्रकरण के फरियादी द्वारा अभियुक्त से स्वेच्छा पूर्वक समझौता भी कर लिया गया है। पूर्णराम अतः उदार दंड देने की मांग की गई है। चूंकि अभिलेख पर अभियुक्त की पूर्व कोई दोष सिद्धि नहीं है तथा आरोपी प्रकरण में विचारण की अवधि में वर्ष 2017 से उपस्थित होता रहा है। पूर्णराम प्रकरण की उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा भविष्य में उभय पक्ष के मधुर संबंध स्थापित रहें, अल्पविराम व मनस्यता न बढ़े तथा समझौते के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 327 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। पूर्णराम अर्थदंड की राशि अदायगी के व्यतिक्रम में 10 दिन का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाए। पूर्णराम अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि अदा करने पर धारा 357 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपील अवधि पश्चात 1000 रुपये की राशि प्रतिकर स्वरूप आहत को अदा की जावे। पूर्णराम स्टॉप। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह आरोप है कि अभियुक्त गण के द्वारा उक्त दिनांक से उक्त दिनांक के मध्य मृतका के पति या उसके नातेदार होते हुए उसकी जीवित अवस्था में उससे दहेज के रूप में 2 लाख रुपए की मांग कर तथा मांग की पूर्ति
न होने पर उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता की गई, जिसके परिणाम स्वरूप विवाह के लगभग 3 माह के भीतर उक्त दिनांक को सुबह 5 बजे उक्त दिनांक की सुबह 6 बजे के बीच मृतका के द्वारा नदी में कूदने से अस्वाभाविक परिस्थितियों में उसकी मृत्यु कारित हुई है, जो कि दहेज मृत्यु की श्रेणी में आता है। पूर्णाम प्रकरण में अभियोजन साक्षी 10 ने प्रति परीक्षण की कंडिका 7 में यह स्वीकार किया है कि मृतका के सब परीक्षण के दौरान मृतका के शरीर या गले पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए थे। पूर्णाम साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मृतका के हाथों के पंजों में जो नीलापन पाया था, वैसा नीलापन यदि शरीर पानी के अंदर रहने से दम घुटने के कारण आना संभव है। पूर्णाम डॉक्टर ने प्रति परीक्षण की कंडिका 8 में यह स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति नदी में अथवा तालाब में 5 या 6 फीट अधिक गहराई वाले पानी में डूबकर मरेगा तो मृतका के शरीर पर जिस प्रकार के लक्षण पाए गए हैं, वैसे लक्षण सामान्यतः आना संभव है। पूर्णनाम प्रचेन प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत मेडिकल कॉलेज की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श 5 में मृतका का सब परीक्षण किए जाने पर उसमें पानी की मात्रा उपलब्ध पाई गई तथा राज्य विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत विसरा रिपोर्ट में भौतिक अल्पविराम रासायनिक एवं उपकरणीय परीक्षण के उपरांत विषय के परीक्षण ऋणात्मक पाए गए हैं। पूर्णराम प्रकरण में जहां तक अभियोजन साक्षियों के द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि अभियुक्त के द्वारा ईंट भट्टे के काम के लिए पैसों की मांग की जाती रही है। पूर्णराम अभियुक्तगण के द्वारा कारोबार हेतु पैसों की मांग किया जाना दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। पूर्णराम इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा न्याय दृष्टांत राजस्थान राज्य विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि कारोबार प्रारंभ करने हेतु पैसों की मांग दहेज की मांग की श्रेणी में नहीं आता है। पूर्णराम अतः उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के आधार पर अभियोजन ने अपना मामला अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 304 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। पूर्णराम अतः अभियुक्त गण को धारा 304 भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। पूर्णराम स्टॉप। अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 327 अल्पविराम 294 अल्पविराम 506 भाग 2 के अधीन यह आरोप है कि उसने उक्त दिनांक को समय करीब शाम के 4 बजे के मध्य लोक स्थान पर फरियादी से शराब व गांजा पीने के लिए रुपए उद्दापित करने के आशय से उसकी मार पीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। पूर्णराम उक्त दिनांक
समय व लोक स्थान पर या उसके समीप माँ बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर फरियादी आहत व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया। पूर्णविराम उक्त दिनांक व स्थान पर फरियादी आहत को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अवित्रास कारित किया। पूर्णविराम मेरे वरिष्ठ विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय की कंडिका 1 में वर्णित अपराध धाराओं के अधीन अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त द्वारा उक्त आरोपित अपराध से इनकार किया गया। पूर्णविराम उसका अभिवाक उसी के शब्दों में लेख किया गया। पूर्णविराम धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण किए जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। पूर्णविराम अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में कोई बचाव साक्ष्य भी नहीं देना व्यक्त किया है। पूर्णविराम प्राचीन इसी क्रम पर अभियोजन साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि फरियादी ने अभियुक्त के द्वारा गाली गलौज करने वाली बात उसे नहीं बताई थी। पूर्णविराम अतः मारपीट को लेकर जो तथ्य प्रकरण में हैं उसे मूलतः कहीं नहीं पाया गया है। पूर्णविराम अतः अभियुक्त द्वारा घटना के समय अश्लील गालियां उच्चारित किए जाने के संबंध में तथा उच्चारित की गई कथित गालियों से क्षोभ कारित होने के संबंध में फरियादी अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य साक्षीगण द्वारा कोई स्पष्टता अभिकथन नहीं किया गया है। पूर्णविराम अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य साक्षीगण ने भी अपनी संपूर्ण साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी दिए जाने एवं शराब व गांजा पीने के लिए पैसे मांगने के संबंध में स्पष्टतः कोई कथन नहीं किए हैं, जिससे मामले में अभियुक्त द्वारा घटना के समय जान से मारने की धमकी देकर अवित्रास कारित किए जाने का तथ्य भी स्पष्टतः प्रकट नहीं होता है। पूर्णविराम न्यायालय द्वारा फरियादी का मुलाहिजा एवं चिकित्सक रिपोर्ट को देखा गया, जिस पर डॉक्टर द्वारा लेख किया गया है कि मामले को प्रमाणित करने के लिए प्रश्नगत बिंदुओं पर विरोधाभास उत्पन्न होते हैं। पूर्णविराम अतः मामले में संदेह उत्पन्न होता है और यह विधि का सिद्धांत है कि संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। पूर्णविराम स्टॉप। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त गण पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 अल्पविराम 39 अल्पविराम 50 से पठित धारा 51 व
52 के तहत आरोप है कि उक्त दिनांक को पश्चिम दिशा में सामान्य वन मंडल परिक्षेत्र क्रमांक 191 में वन्य प्राणी जंगली खरगोश जो वन्य प्राणी अनुसूची 3 के क्रमांक 19 का वन्य प्राणी है अल्पविराम को सह अभियुक्त गण के साथ मिलकर अवैध रूप से शिकार कर उसके मांस को आपस में बांट लिया। पूर्णविराम वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र संक्षेप में यह है कि वह उक्त दिनांक को पश्चिम सामान्य वन मंडल के परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। पूर्णविराम उक्त दिनांक का उनके द्वारा प्रस्तुत परिवाद में जांच के दौरान आरोपी गण से पूछताछ करने पर उनके द्वारा जंगली खरगोश का शिकार करने के पश्चात मांस को आपस में वितरित करना बताया था, जिसके आधार पर आरोपी गण के पास से जंगली खरगोश के मांस को जब्त किया गया था। पूर्णविराम आरोपी द्वारा किया गया कृत्य वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 अल्पविराम 39 अल्पविराम 50 एवं 52 के तहत जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 में अनुक्रमांक 19 तथा संशोधित वन्य प्राणी अनुसूची में अनुसूची 3 से अनुसूची 5 के 10 में सम्मिलित किया गया है। पूर्णविराम दंडनीय अपराध होने से उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही हेतु यह परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। पूर्णविराम पैचेंज प्रकरण में अभियुक्त के आधिपत्य से जो मांस रखे पाए जाने के संबंध में यह खंडन नहीं है कि उक्त अवैध मांस उसके कब्जे में कैसे आया, तब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा लेने की स्थिति बनती है कि उनके कब्जे से जो वस्तु बरामद हुई है कहां से प्राप्त हुई, इससे न्यायालय यह उपधारित करता है कि अभियुक्त ने ही उक्त वस्तु प्राप्त की है। पूर्णविराम उक्त संबंध में अवलोकनीय है कि इससे भी अभियुक्त के अनन्य कब्जे से संपत्ति के जब्ती की स्थिति युक्ति युक्त रूप से प्रमाणित है। पूर्णविराम प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि आरोपी द्वारा वन्य प्राणी जंगली खरगोश के मांस को अपने कब्जे में रखना पाया गया है। पूर्णविराम इससे कारित अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए एवं वर्तमान में इस प्रकृति के अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अभियुक्त को कठोर दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पूर्णविराम अतः अभियुक्त को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39 से पठित धारा 51 के अपराध में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। पूर्णविराम अर्थदंड अदायगी के व्यतिक्रम में 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे। पूर्णविराम स्टॉप। अपीलार्थी गण ने उक्त अपील विद्यमान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/17 में पारित आदेश
उक्त दिनांक से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय ने अब मानक खाद्य पदार्थ विक्रय, अल्पविराम संग्रहण एवं निर्माण करने के आरोप में अपीलार्थी को 3 लाख रुपए तथा शेष अपीलार्थी गण को 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पुनराम अपील द्वारा अपीलार्थी गण के विद्वान अधिवक्ता गण की ओर से इन आधारों पर प्रमुख रूप से बल दिया गया है कि प्रकरण अवधि बाधित होने से प्रथम दृष्टया प्रचलन योग्य नहीं है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान न देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। पुनराम अवधि विस्तारित करने का अधिकार खाद्य सुरक्षा आयुक्त को है, किंतु प्रकरण में संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा समय सीमा विस्तारित की गई है, जिन्हें अधिनियम अनुसार कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। पुनराम परिवादी दस्तावेजों की पूर्ण श्रृंखला स्थापित नहीं कर पाया है। पुनराम अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने में धारा 49 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है और अधिकतम अर्थदंड अधिरोपित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। पुनराम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया है कि निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थ में कोई बाहरी वस्तु उपस्थित नहीं पाई है और जो मानक प्रभावित हुई है वह समय के साथ रासायनिक परिवर्तन से प्रभावित हुई है। पुनराम इस प्रकार अभियोजन अपीलार्थी गण के विरुद्ध संदेह से परे आरोपित अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है। पुनराम विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने में तथ्यात्मक एवं वैधानिक त्रुटि की है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। पुनराम अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी गण को दोष मुक्त करने की प्रार्थना की गई है और साथ ही जुर्माने से भी मुक्त करने का निवेदन किया गया है। पुनराम प्राचीन प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि इस संबंध में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना एवं रेलवे बोर्ड के पत्र के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा मुख्य चिकित्सा निदेशक पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के आदेश उक्त दिनांक के आदेशानुसार उसे कोटा एवं भोपाल मंडल आवंटित किया गया है। पुनराम जिनसे संबंधित दस्तावेज प्रकरण में संलग्न हैं, जो कि लोक दस्तावेज हैं। पुनराम
अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिनियम 2006 के अंतर्गत उक्त कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। पूर्णविराम स्टॉप। प्रस्तुत प्रकरण में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 58/15 में घोषित निर्णय और डिक्री उक्त दिनांक एतद पश्चात आक्षेपित निर्णय के रूप में संबोधित के विरुद्ध यह अपील असफल वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है। पूर्णविराम। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी गण द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। पूर्णविराम। अपील का आधार यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा साक्ष्य के विपरीत अपीलार्थी वादी गण का वाद आंशिक रूप से निरस्त करके वैधानिक भूल की है। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर उचित रूप से वाद प्रश्न निर्मित न करके वैधानिक भूल की है। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी वादी का दत्तक पुत्र होना माना। अल्पविराम। तब समस्त संपत्ति में उत्तराधिकार का 1/2 अंश का अधिकारी मानते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 से रिक्त आधिपत्य दिलाए जाने का आदेश देना था। पूर्णविराम। इसी प्रकार निर्णय के पैरा 23 में 1/2 अंश भाग न मानकर 1/4 अंश मानकर भूल की और रिक्त आधिपत्य प्रदान नहीं किया। पूर्णविराम। इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 4 से 6 का निष्कर्ष नहीं मैं दिया, जो एक दूसरे से विरोधाभासी होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। पूर्णविराम। साथ ही मध्यवर्ती लाभ की डिक्री दी जानी चाहिए थी, जो नहीं दी गई। पूर्णविराम। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री उक्त दिनांक को निरस्त करते हुए वादी गण का संपूर्ण वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया है। पूर्णविराम। पैराचेंज। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत के विरुद्ध संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वत्व से उत्तम स्वत्व किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकता तथा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पैतृक शामिल शरीक भूमि रही है, जो वर्तमान तक अविभाजित है। तब ऐसी स्थिति में सैदायिक संपत्ति में एक सैदायिक अथवा सैस्वामी वादग्रस्त भूमि का कोई अंश अंतरित नहीं कर सकता, जबकि निश्चित रूप से उसका अंश विभाजित नहीं कर दिया गया हो। अल्पविराम के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 7 अल्पविराम 8 अल्पविराम 9 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र स्वत्व के अभाव में शून्य और अवैध घोषित किया गया। पूर्णविराम। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अपीलार्थी वादी की अपने गांव में स्थित भूमि 1/2 अंश का आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है, तथा विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 प्रमाणित पाया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय
एवं डिक्री उक्त दिनांक को तथ्य या विधि के विपरीत होने से अपास्त किए जाने योग्य है। पूर्णविराम स्टॉप। प्रस्तुत प्रकरण में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत यह अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा उनके न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 433/19 में उक्त दिनांक को पारित निर्णय से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है। पूर्णविराम विवादित निर्णयानुसार विद्यमान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 323/34 के अपराध में दोष सिद्ध ठहराते हुए 3 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है। पूर्णविराम विद्यमान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी पर भारतीय दंड विधान की धारा 294 अल्पविराम 323 अल्पविराम 506 भाग 2 के अंतर्गत आरोप लगाए जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया। पूर्णविराम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किए गए परीक्षण में फरियादी स्वयं की पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध होने का शक होने से उसे झूठा फंसाया जाना व स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया। पूर्णविराम अपने बचाव में अपीलार्थी मनमोहन अभियुक्त की ओर से बचाव साक्षी को प्रस्तुत किया गया है। पूर्णविराम प्रचेन प्रकरण में उक्त निर्णय से परिवेदित होकर यह अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि विद्यमान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी की साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन नहीं किया है। पूर्णविराम फरियादी की पत्नी गीता एवं चक्षुदर्शी साक्षी ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है। पूर्णविराम अपीलार्थी को दोष सिद्ध ठहराकर विधि एवं तथ्य की भूल की है। पूर्णविराम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। पूर्णविराम अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे और अपीलार्थी को दोष मुक्त किया जावे। पूर्णविराम वर्तमान मामले के अभिलेख से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त अपीलार्थी 25 वर्षीय नवयुवक है। पूर्णविराम अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि प्रमाणित नहीं है। पूर्णविराम अपराध की प्रकृति अपीलार्थी की आयु व समग्र परिस्थितियों को देखते हुए उसे किसी प्रकार के कठोर कारावास से दंडित किया जाना किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं होगा। पूर्णविराम प्रकरण वर्ष 2019 से लंबित रहा है, अतः मात्र अर्थदंड से ही न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाना पाता हूँ। पूर्णविराम इस स्थिति में दंड की मात्रा के बिंदु पर विद्यमान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हस्तक्षेप योग्य दर्शित होता है। पूर्णविराम अतः विचारोपरांत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और विद्यमान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिए गए निष्कर्ष और की गई दोष सिद्धि की पुष्टि की जाती है। पूर्णविराम विद्यमान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड विधान की धारा 323/34 के तहत 3 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया है। पूर्णविराम विचारण न्यायालय द्वारा दी गई कारावास की सजा अपास्त
की जाती है तथा अपीलार्थी आरोपी को न्यायालय उठने की सजा एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। पूर्णराम, अर्थदंड की राशि की अदायगी में व्यतिक्रम करने की दशा में आरोपी को 1 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताया जावे। पूर्णराम, स्टॉप। वेलकम टू गौतम स्टेनो। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यह दांडिक अपील न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजस्थान द्वारा दांडिक प्रकरण में पारित निर्णय एवं दांडाज्ञा उक्त दिनांक से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्यमान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी आरोपी गण को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323/34 के अधीन दोष सिद्ध ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास के अर्थदंड जिसके संदाय में व्यतिक्रम होने पर 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडादेश किया गया। पूर्णराम, अपीलार्थी गण की ओर से साक्षी गण के कथन में आई विसंगति और विरोधाभास को आक्षेपित करते हुए अभियोजन ने संपूर्ण मामले को अविश्वसनीय होना बताया है। पूर्णराम, निसंदेह साक्षी गण के कथन में कुछ विसंगति और विरोधाभास है, परंतु उक्त विसंगति और विरोधाभास तात्विक नहीं है और ना ही प्रत्येक विसंगति और विरोधाभास मामले के मूल तक जाते हैं। इसलिए अल्प और असंगत बिंदुओं पर आई विसंगति और विरोधाभास अभियोजन के मामले की सत्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। पूर्णराम, साक्षी गण के कथन में आई अनावश्यक विसंगति और विरोधाभास को महत्वपूर्ण मानकर संपूर्ण मामले को अस्वीकार कर देना दांडिक कार्यवाही का उपहास होता है। पूर्णराम, प्राचीन परीक्षित साक्षी गण के कथन में तात्विक बिंदुओं पर कोई विरोधाभास या विसंगति नहीं है और जो विसंगति व विरोधाभास पाए गए हैं वे स्वाभाविक स्वरूप के हैं, क्योंकि किसी भी साक्षी से घटना के संबंध में यांत्रिक स्मरण शक्ति रखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पूर्णराम, प्रत्येक व्यक्ति की स्मरण क्षमता पृथक पृथक होती है। पूर्णराम, साक्षी गण के कथन में विद्यमान अल्प विसंगति और विरोधाभास उन्हें सिखाए व पढ़ाए जाने की आदि संभावना को अनादि संभाव बनाते हैं। पूर्णराम, साक्षी गण के कथन तात्विक बिंदु पर परस्पर पुष्टि कारक हैं और उनकी परिसाक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। पूर्णराम, चूंकि साक्षी गण के कथन से घटना का मूल प्रभावित नहीं होता है, इसलिए उनके कथन में आई विसंगति व विरोधाभास अपीलार्थी आरोपी गण को कोई लाभ नहीं पहुंचाता। पूर्णराम, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर आई
साक्ष्य पर उचित तरीके से विचार करते हुए अपीलार्थी आरोपी गण के द्वारा एक साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया उपहति पहुँचाने बाबत समुचित निष्कर्ष अभिलिखित किया है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है। पूर्णराम। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी आरोपी गण को संहिता की धारा 323 से पठित धारा 34 के अधीन उचित तरीके से दोष सिद्ध ठहराते हुए अपराध के स्वरूप अल्पविराम अपीलार्थी आरोपी गण की आयु और प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुए संहिता की धारा 323/34 के अपराध में जो न्यायालय उठने तक के कारावास और 1000 रुपए का अर्थदंड व्यतिक्रम की दशा में 1 माह के साधारण कारावास से दंडित किया है, वह अत्यधिक और कठोर नहीं है। पूर्णराम। स्टॉप। अभियुक्त गण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 367 अल्पविराम 368 एवं 109 के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होंने उक्त दिनांक को 3 बजे से 9 बजे के मध्य नौकरी दिलाने के प्रवंचनापूर्ण उपायों से उत्प्रेरित करते हुए उसका अपहरण इस उद्देश्य से किया कि उसे दासत्व का विषय बनाया जाए तथा उक्त दिनांक से 4 दिन की अवधि के बीच आपके द्वारा अन्य से अभियुक्त गण के साथ मिलकर काम के लिए बाहर दूर भेजने संबंधी अवैधकृत कार्य करने के षड्यंत्र में सम्मिलित होकर दुष्प्रेरण किया। पूर्णराम। प्रकरण में उपरोक्त कंडिका 1 में वर्णित अनुसार इस न्यायालय में अभियुक्त गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 367 अल्पविराम 368 एवं 109 के आरोप लिखित में विरचित कर उन्हें सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त गण ने विरचित आरोप से इनकार किया। पूर्णराम। अतः उनका अभिवचन आरोप प्रपत्र में दर्ज कर प्रकरण में विचारण प्रारंभ किया गया। पूर्णराम। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त गण का परीक्षण किए जाने पर अभियुक्त गण ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रकरण में झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया, किंतु अपनी प्रतिरक्षा में अभियुक्त गण की ओर से कोई भी प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। पूर्णराम। प्राचीन प्रकरण में साक्षी 1 एवं 2 के कथनों पर विचार करें तो घटना के चक्षुदर्शी साक्षी 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी गण द्वारा उसे व्यपहरण या अपहरण तथा सदोष छिपाने या परिरोध में रखने एवं षड्यंत्र में सम्मिलित होकर दुष्प्रेरण किए जाने का कोई कथन आरोपी गण के विरुद्ध नहीं दिया है, बल्कि प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि मैं अपनी मर्जी से बाहर आया था और आरोपी गण के साथ रहा था एवं अपनी मर्जी से आरोपी गण का
घर छोड़कर चला गया था। पूर्णराम प्रति परीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी गण मुझे अपने घर नहीं ले गए थे, मैं स्वयं उनके घर पर गया था। पूर्णराम संपूर्ण विवेचना के पश्चात मेरा मत है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। पूर्णराम अतः यह न्यायालय आरोपी गण को संदेह का लाभ देते हुए धारा 367 एवं 109 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोष मुक्त करता है। पूर्णराम आरोपी गण के जमानत मुचल के तत्काल प्रभाव से उन्मोचित किए जाते हैं। पूर्णराम अतः अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि आरोपी गण ने उक्त दिनांक को अभियुक्त से नौकरी दिलाने के प्रवंचनापूर्ण उपायों से उत्प्रेरित करते हुए उसका अपहरण इस उद्देश्य से किया कि उसे दासत्व का विषय बनाया जाए। पूर्णराम यह भी प्रमाणित नहीं है कि उक्त दिनांक से 4 दिन की अवधि के बीच आपके द्वारा अन्य से अभियुक्त गण के साथ मिलकर अपहृत को सदोष रूप से छुपाया या परिरोध में रखा गया। पूर्णराम स्टॉप। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की बैठक के साथ यह सुनिश्चित होना एक नई शुरुआत है कि आगे की कार्यवाही संसद के नए भवन में होगी। पूर्णराम यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक सांसदों ने अंग्रेजी सत्ता की ओर से बनवाए गए संसद भवन से जुड़ी यादों का उल्लेख किया और इस दौरान उन उपलब्धियों को भी रेखांकित किया जो बीते 7 दशक से अधिक समय में देखने को मिली थीं। पूर्णराम इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि विभिन्न सरकारों की ओर से संसद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के कारण ही आज देश इस पड़ाव पर है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा जा रहा है वह पूरा होता दिख रहा है। पूर्णराम यह उल्लेखनीय है कि विशेष सत्र के पहले दिन पक्ष विपक्ष के अनेक नेताओं ने संसदीय यात्रा के 75 वर्ष के लंबे सफर की चर्चा करते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विचार व्यक्त किए। पूर्णराम यह भाव संसद के नए भवन में भी दिखना चाहिए। पूर्णराम संसद का नया भवन भव्य है और वह कहीं अधिक आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है, लेकिन उसकी गरिमा तब बढ़ेगी जब पक्ष विपक्ष आम सहमति की राजनीति की महत्ता को समझेंगे। पूर्णराम एक समय था जब संसद में आम सहमति कायम करते हुए फैसले लिए जाते थे और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर स्वस्थ एवं
सार्थक विचार विमर्श होता था। पूर्ण विराम पर चेंज। यह स्वीकार करना होगा कि पिछले कुछ वर्षों से संसद में आम सहमति मुश्किल से ही कायम हो पाती है। पूर्ण विराम। वहां हंगामा और नारेबाजी ही अधिक होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विरोध के लिए विरोध की राजनीति दिन प्रतिदिन हावी होती जा रही है। पूर्ण विराम। यह राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। पूर्ण विराम। संसद सही तरह से तभी चल सकती है और विधेयकों के साथ राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर आम सहमति तभी कायम हो सकती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को अपेक्षित महत्व देंगे। पूर्ण विराम। लोकतंत्र में असहमति के बीच सहमति कायम करनी होती है। पूर्ण विराम। आज जब सभी यह मान रहे हैं कि अतीत में संसद में कहीं अधिक सार्थक चर्चा होती थी, तब फिर इसके लिए सभी को सक्रिय क्यों नहीं होना चाहिए कि वह सुनहरा दौर संसद के नए भवन में भी देखने को मिले। पूर्ण विराम। निसंदेह ऐसा तभी हो सकता है जब राजनीतिक कटुता और नकारात्मक राजनीति का परित्याग किया जाएगा। पूर्ण विराम। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने यह सही कहा कि पुरानी बातों को छोड़कर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ हम सबको संसद के नए भवन में प्रवेश करना चाहिए। पूर्ण विराम। यह ठीक है कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव शीघ्र ही होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव भी निकट आ रहे हैं, लेकिन यदि राजनीतिक दल संसद और साथ ही जनता के प्रति अपने दायित्वों को लेकर सजग एवं संवेदनशील हों, तो संसद के नए भवन में संसदीय कार्यवाही के मामले में एक नई शुरुआत हो सकती है। पूर्ण विराम। स्टॉप। आवेदक अभियुक्त की ओर से धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र होना दर्शाया गया है, जिसके समर्थन में शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दर्शित किया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। इसके अलावा अन्य किसी न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में इस आशय का कोई जमानत आवेदन पत्र ना निराकृत हुआ है, ना ही विचाराधीन है, जिसका अभियोजन पक्ष की ओर से खंडन न किए जाने से शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र के तथ्यों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। पूर्ण विराम। आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता संक्षेप में
इस प्रकार है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरक्षी केंद्र द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पूर्णराम, अभियुक्त नियमित छात्र होकर महाविद्यालय में अध्ययनरत है। उसके अभिरक्षा में रहने से उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। पूर्णराम, अभियुक्त के घर के पास अभियुक्ति के बड़े पिता की लड़की रहती है, जिसके घर अभियुक्ति आती जाती थी और इस तरह से अभियुक्त की बहन के साथ दोस्ती थी। पूर्णराम, वह अभियुक्त से विवाह करने की इच्छा से दबाव बनाती थी, जबकि अभियुक्त ने कहा था कि वह अभी पढ़ रहा है। पूर्णराम, उसके द्वारा जबरन तरीके से दबाव बनाकर अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। पूर्णराम, अभियुक्त जमानत मिलने पर न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करेगा। अल्पविराम, नियमित पेशी पर उपस्थित रहेगा एवं अभियोजन साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा। पूर्णविराम, उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वह अपने जिले का स्थायी और मूल निवासी है, अतः उसके पलायन की कोई संभावना नहीं है। पूर्णविराम प्राचीन। आवेदक अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। पूर्णविराम, अभियुक्ति द्वारा उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लेख कराई गई है। पूर्णविराम, अभियुक्ति द्वारा रिपोर्ट में कथित रूप से कहा गया है कि अभियुक्त 3 वर्षों से उसका शारीरिक शोषण करता रहा है, किंतु अभियुक्ति द्वारा इस संबंध में पूर्व में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पूर्णविराम, अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, अतः उसे जमानत का लाभ दिया जावे। पूर्णविराम प्राचीन। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि अभियुक्त के विरुद्ध अभियुक्ति के साथ विगत 3 वर्षों से जबरदस्ती गलत काम करने एवं अभियुक्त द्वारा कारित कथित बलात्संग की घटना के परिणाम स्वरूप अभियुक्ति का गर्भवती हो जाने संबंधी गंभीर प्रकृति का अपराध विवेचनाधीन है। पूर्णविराम, समाज में इस प्रकृति के लैंगिक अपराधों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति अपराध के स्वरूप को और अधिक गंभीर बनाते हैं। पूर्णविराम, अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पूर्णविराम स्टॉप। वेलकम टू गौतम स्टेनो। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अभियुक्त पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने उक्त दिनांक के पूर्व से तहसील कार्यालय राजस्थान जिला अलवर में राजस्व निरीक्षक के पद पर लोक सेवक के रूप में पदस्थ रहते हुए
अभियोगी से 10,000 रुपए की मांग करके असमयक लाभ अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया। पूर्णविराम। प्रकरण में यह अविवादित तथ्य है कि अभियुक्त तहसील कार्यालय राजस्थान जिला अलवर में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। पूर्णविराम। यह भी अविवादित है कि प्रार्थी द्वारा अपनी जमीन में उसके द्वारा आवासीय और व्यावसायिक उपयोग हेतु कार्य कराया जा रहा था। पूर्णविराम। लोकायुक्त की कार्यवाही के बाद अभियुक्त का तहसील कार्यालय राजस्थान से तहसील कार्यालय में स्थानांतरण किया गया था। पूर्णविराम। परचेंज। हस्तगत मामले में विद्वान अधिवक्ता ने दस्तावेजों का आधार लेकर अभियोजन स्वीकृति आदेश में दस्तावेजों का लेख न करने के आधार पर जो तर्क किया है वह उक्त विधिक स्थिति के आलोक में उपरोक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। पूर्णविराम। बचाव पक्ष द्वारा जिन न्याय दृष्टांतों का आधार लिया गया है उनमें उक्त प्रकरण के तथ्य तथा इस प्रकरण के तथ्यों में तथ्यात्मक भिन्नता होने से उसका कोई लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है। पूर्णविराम। बचाव पक्ष की ओर से विवेचना प्रतिवेदन के आधार पर अभियोजन स्वीकृति आदेश बिना मस्तिष्क का उपयोग किए देने का तर्क किया गया है तो उक्त तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत के अनुसार सतर्कता संचालक ने अनुमति आदेश का प्रारूप लगा दिया था ताकि राजस्व उपखंड अधिकारी उसके अनुसार स्वीकृति आदेश बना सकें। पूर्णविराम। मात्र इस कारण अनुमति आदेश अवैध नहीं हो जाता क्योंकि अनुमति सभी सुसंगत सामग्री के आधार पर दी गई थी। पूर्णविराम। इस प्रकार फरियादी अथवा आवेदक के पक्षद्रोही हो जाने मात्र से कार्यवाही स्वतः समाप्त या अभियुक्त दोष मुक्ति का पात्र नहीं हो जाता। पूर्णविराम। विधि में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि पक्षद्रोही साक्षी द्वारा कही गई किसी भी बात को विचार में नहीं लिया जा सकता, बल्कि अभियोजन के लिए पक्षद्रोही रहे साक्षी की उतनी ही साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है जितने की पुष्टि अन्य साक्ष्य से होती हो। पूर्णविराम। सुस्थापित विधि के अनुसार अर्थात एक बात में मिथ्या तो सभी बातों में मिथ्या का सिद्धांत भारतवर्ष में लागू नहीं होता है, बल्कि जिस प्रकार भूसे से अनाज को अलग किया जाता है उसी प्रकार न्यायालय को यह देखना चाहिए कि कोई साक्षी किन बातों पर विश्वसनीय रहा है और ऐसे साक्षी की उतनी साक्ष्य जिस पर वह विश्वसनीय रहा है
अल्पविराम निर्भरता व्यक्त की जा सकती है। पूर्णविराम स्टॉप। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की बैठक के साथ यह सुनिश्चित होना एक नई शुरुआत है कि आगे की कार्यवाही संसद के नए भवन में होगी। पूर्णविराम यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अनेक सांसदों ने अंग्रेजी सत्ता की ओर से बनवाए गए संसद भवन से जुड़ी यादों का उल्लेख किया और इस दौरान उन उपलब्धियों को भी रेखांकित किया जो बीते 7 दशक से अधिक समय से देखने को मिली। पूर्णविराम इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि विभिन्न सरकारों की ओर से संसद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के कारण ही आज देश इस पड़ाव पर है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा जा रहा है अल्पविराम वह पूरा होता दिख रहा है। पूर्णविराम यह उल्लेखनीय है कि विशेष सत्र के पहले दिन पक्ष विपक्ष के अनेक नेताओं ने संसदीय यात्रा के 75 वर्ष के लंबे सफर की चर्चा करते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विचार व्यक्त किए। पूर्णविराम यह भाव संसद के नए भवन में भी दिखना चाहिए। पूर्णविराम संसद का नया भवन भव्य है और वह कहीं अधिक सुविधाओं से भी लैस है, लेकिन उसकी गरिमा तब बढ़ेगी जब पक्ष विपक्ष आम सहमति की राजनीति की महत्ता को समझेंगे। पूर्णविराम एक समय था जब संसद में आम सहमति कायम करते हुए फैसले लिए जाते थे और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर स्वस्थ एवं सार्थक विचार विमर्श होता था। पूर्णविराम प्राचीन यह स्वीकार करना होगा कि पिछले कुछ वर्षों से संसद में आम सहमति मुश्किल से ही कायम हो पाती है। पूर्णविराम वहां हंगामा और नारेबाजी ही अधिक होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विरोध के लिए विरोध की राजनीति हावी होती जा रही है। पूर्णविराम यह राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। पूर्णविराम संसद सही तरह तभी चल सकती है और विधेयकों के साथ राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर आम सहमति तभी कायम हो सकती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को अपेक्षित महत्व देंगे। पूर्णविराम लोकतंत्र में असहमति के बीच सहमति कायम करनी होती है। पूर्णविराम आज जब सभी यह मान रहे हैं कि अतीत में संसद में कहीं अधिक सार्थक चर्चा होती है, तब फिर इसके लिए सभी को सक्रिय क्यों नहीं होना चाहिए कि वह सुनहरा दौर संसद के नए भवन में भी देखने को मिले। पूर्णविराम निसंदेह ऐसा तभी हो सकता है जब राजनीतिक कटुता और नकारात्मक राजनीति का परित्याग किया जाएगा। पूर्णविराम इस संदर्भ में प्रधानमंत्री महोदय ने यह सही कहा कि पुरानी बातों को छोड़कर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ हम सबको संसद के नए भवन में प्रवेश करना चाहिए। पूर्णविराम यह ठीक है कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव शीघ्र होने हैं
और लोकसभा चुनाव भी निकट आ रहे हैं, लेकिन यदि राजनीतिक दल संसद और साथ ही जनता के प्रति अपने दायित्वों को लेकर सजग एवं संवेदनशील हों तो संसद के नए भवन में संसदीय कार्यवाही के मामले में एक नई शुरुआत हो सकती है। पूर्ण विराम, स्टॉप।